नमस्कार दोस्तों, गायत्री अकादमी में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों को शामिल किया जाता है? किनेसियोलॉजी, खेल समाजशास्त्र, खेल प्रबंधन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या: शारीरिक शिक्षा में स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम के अंतर्गत खेल समाजशास्त्र, एनाटॉमी एवं फिजियोलॉजी, किनेसियोलॉजी, स्वास्थ्य शिक्षा, खेल प्रबंधन, शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण तथा माप, शारीरिक शिक्षा में शिक्षण विधियाँ, खेल कूद, प्रशिक्षण, शारीरिक शिक्षा का इतिहास आदि को शामिल किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 7 अप्रैल को। व्याख्या: हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के स्थापना दिवस पर मनाया जाता है। यह दिन लोगों को वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और कल्याण के महत्व को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न, किस प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है? आंसर प्लावनी प्राणायाम। व्याख्या: प्लावनी प्राणायाम के संबंध में कहा जाता है कि यह क्रोध, लोभ, मोह तथा ईर्ष्या से मुक्ति दिलाता है। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन क्या है? शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा का एक अंग है, योग का अंग है, इनमें से कोई नहीं। आंसर शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। व्याख्या: मनोरंजन शारीरिक शिक्षा का एक अंग है। मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है एवं मन शांत होता है। मनोरंजन का लक्ष्य व्यक्ति को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना है। इसमें अच्छी आदतें विकसित करना और उसको चरित्र वाले गुणों से विकसित करना, एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना आवश्यक उद्देश्य है। अब अगला प्रश्न, अंग्रेजी सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति कब की गई थी? सन 1880 ईस्वी में। व्याख्या: अंग्रेजी सरकार में भारत में पाठशालाओं में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्ति सन 1880 ईस्वी में की गई थी। अब अगला प्रश्न, खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर 4 अप्रैल को। प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र UN महासभा ने घोषणा की है कि प्रत्येक वर्ष के 4 अप्रैल को आधिकारिक रूप से खान कार्रवाई में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा। इसीलिए इस दिन का उद्देश्य बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना है। अगला प्रश्न, मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में, 6 भागों में? आंसर 3 भागों में। व्याख्या: मन के अंगों को 3 भागों में बांटा गया है। विचार करने के लिए 3 बुनियादी क्षेत्र हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन वह हिस्सा है जिसके बारे में हम जानते हैं और जिसके बारे में हम सोचते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने मन की 4 प्रवृत्तियाँ बताई हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि व्यक्ति अक्सर वर्तमान मन, अनुपस्थित मन, एकाग्र मन और दोहरे मन वाले होते हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? आंसर H.C. बुच ने। ऑप्शन बी। व्याख्या: भारत में यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना सन 1920 में H.C. बक द्वारा चेन्नई में की गई थी। अब अगला प्रश्न, मोटापे का मूल्यांकन करने की विधि कौन सी है? BMI, कमर परिधि, त्वचा तह की मोटाई, उपर्युक्त सभी? आंसर BMI, ऑप्शन ए। बॉडी मास इंडेक्स BMI वजन और ऊंचाई का अनुपात है। अध्ययन बताते हैं कि उच्च BMI पुरानी बीमारी और शीघ्र मृत्यु के उच्च जोखिम की भविष्यवाणी करता है। 18.5 से कम BMI कम वजन का संकेत देता है। 18.5 और 24.9 के बीच का BMI एक स्वस्थ वजन सीमा का सुझाव देता है। 25 और 29.9 के बीच का BMI अधिक वजन का संकेत दे सकता है।
30 या इससे अधिक का BMI मोटापे का संकेत दे सकता है। अब अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसमें बताई गई है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है? आंसर वेदांत में। ऑप्शन डी। व्याख्या, यह परिभाषा वेदांत में बताई गई है कि योग जीवन व आत्मा का मिलन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने योग जिज्ञासुओं को संबोधित करते हुए कहा है कि योग वास्तव में आत्मा से परमात्मा का जुड़ना है। अब अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व की किस काल से भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर अपकर्ष की ओर बढ़ती गई? आंसर सन 1825 ईस्वी के बाद। ऑप्शन बी। व्याख्या, स्वतंत्रता से पूर्व 1825 ईस्वी के बाद से भारतीय शारीरिक शिक्षा निरंतर अपकर्ष की ओर बढ़ती गई। अब अगला प्रश्न है, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? आंसर अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। ऑप्शन सी। व्याख्या, मोटापे का मुख्य कारण अधिक कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का सेवन है। अब अगला प्रश्न, निम्न में से योग का बाधक तत्व कौन सा है? अधिक भोजन, अत्यधिक वार्तालाप, अनियमित भोजन, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी योग के बाधक तत्व हैं। योग के पथ पर चलते हुए 9 तरह की बाधाएं विक्षेप आ सकते हैं: व्याधि, इस्तेयान, संशय, प्रमाद, आलस, अवीति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध, भूमिकत्व और अनवास्ति तत्व। ये 9 अंतराव ही चित्र को विक्षिप्त करते हैं, अतः ये योग विरोधी हैं। अब अगला प्रश्न, भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है? आंसर स्वयंसेवी संस्थाओं को। ऑप्शन सी। व्याख्या, भारत में शारीरिक शिक्षा के प्रचार प्रसार का श्रेय स्वयंसेवी संस्थाओं को जाता है। अगला प्रश्न, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला रोग है? आंसर मोटापा। व्याख्या, कार्बोहाइड्रेट और वसा की अधिकता से होने वाला रोग मोटापा है। अगला प्रश्न, महर्षि पतंजलि के योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? मोक्ष प्राप्ति, धन प्राप्ति, दुख प्राप्ति, ध्यान प्राप्ति। आंसर मोक्ष प्राप्ति। महर्षि पतंजलि के योग के अनुसार प्राणी के जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार योग का अंतिम उद्देश्य कैवल्य मुक्ति या परम स्वतंत्रता तक पहुँचना है। यह किसी के अंतरम अस्तित्व या आत्मा पुरुष का अनुभव है। तब व्यक्ति कारण और प्रभाव कर्म की जंजीरों से मुक्त हो जाता है, जो हमें निरंतर पुनर्जन्म से बांधता है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुशासन योजना कब शुरू की गई थी? आंसर सन 1954 ईस्वी में। ऑप्शन बी। एक केंद्रीय योजना के रूप में पूरे देश के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना सन 1954 ईस्वी में शुरू की गई थी। आपको बता दें कि शरणार्थी शिविरों और कॉलोनियों में युवा पीढ़ी के बीच सामूहिक अभ्यास में अनुशासन और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 1954 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना, संक्षिप्ताक्षर NDS के रूप में जानी जाने वाली एक योजना शुरू की गई थी। अब अगला प्रश्न, मोटापे का मुख्य कारण क्या है? भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी भोजन संबंधी आदतें, वंशानुक्रम, शारीरिक परिश्रम मोटापे का मुख्य कारण है। अगला प्रश्न, निम्न में से योग की विचारधारा कौन सी है? वेद मूलक धारा, बौद्ध धारा, जैन धारा, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या, वेद मूलक धारा, बौद्ध धारा, जैन धारा, उपर्युक्त सभी योग की विचारधारा है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों की मांग की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश में एक निर्देशालय कब खोला गया था? आंसर 1963 ईस्वी में। व्याख्या, 1963 में राष्ट्रीय अनुशासन योजना निर्देशालय ने शारीरिक शिक्षा शिक्षकों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के बरवाहा में एक केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की। इस संस्थान की स्थापना इच्छुक शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान करने, उन्हें छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान से लैस करने के लिए की गई थी।
इसने भारत में शारीरिक शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और योग पेशेवरों को तैयार करने में मदद की जो इस क्षेत्र के विकास में योगदान दे सकते हैं। अब अगला प्रश्न, उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आंसर, शारीरिक अत्यधिक भार में। ऑप्शन बी। व्याख्या, शारीरिक अत्यधिक भार में उच्च कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न, यह कथन किसका है कि योग जीवन जीने की कला है। आंसर, भगवान श्री कृष्ण का। व्याख्या, यह कथन श्री कृष्ण का है कि योग जीवन जीने की कला है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा है कि योग कर्मेषु कौशल है, अर्थात योग जीवन जीने की कला है। योग कार्य करने का कौशल सिखाती है। योग सत्य को जीवन में उतारने का माध्यम है। अब अगला प्रश्न, किस सन में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था। सन 1959 ईस्वी में। व्याख्या, वर्ष 1959 ईस्वी में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा तदर्थ समिति का गठन किया गया था। अब अगला प्रश्न, मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार होना चाहिए कम कैलोरी युक्त। ऑप्शन सी। मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति का आहार कम कैलोरी युक्त होना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्न में से योग दर्शन के प्रणेता किसे माना जाता है। आंसर, महर्षि पतंजलि को। ऑप्शन सी। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शन षड दर्शन में से एक है। यह दर्शन सांख्य दर्शन के पूरक दर्शन के नाम से भी प्रसिद्ध है। योग की परंपरा भारत में हजारों साल से चली आ रही है। योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि द्वारा योग सूत्र की रचना से भी पहले से भारतीय संस्कृति में शिव को पहला योगी माना गया है। अब अगला प्रश्न, किस खेल का विकास भारत में हुआ है। दंड बैठक, कुश्ती, लाठी चलाना, लोक नृत्य, कबड्डी, खो खो या फिर उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी खेलों का विकास भारत में हुआ है। भारत में उत्पन्न हुए सबसे प्राचीन खेलों में से एक शतरंज को शुरू में अष्टपद कहा जाता था। भारत में विकसित अन्य खेलों में जूडो, कराटे, पोलो, लूडो, सांप सीढ़ी, खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन शामिल हैं। शतरंज, पोलो और मार्शल आर्ट ऐसे खेल हैं जिनका जन्मदाता भारत है और आज इन खेलों में दूसरे देशों का दबदबा अधिक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, नींबू की शिकंजी, सपरेटा दूध, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, उपर्युक्त सभी हरे पत्तीदार सब्जियां, नींबू की शिकंजी, सपरेटा दूध जैसे भोज्य पदार्थ मोटापे से ग्रसित व्यक्ति अधिक मात्रा में ले सकता है। दूध को जब क्रीम निकालने की मशीन में डालकर घुमाया जाता है तो क्रीम अलग बर्तन में इकट्ठी हो जाती है और दूध दूसरे बर्तन में। इस क्रीम से निकाले गए दूध को ही सपरेटा दूध कहते हैं। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से महर्षि पतंजलि ने योग शिक्षा के लिए क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। आयुर्वेद, व्याकरण, योग, उपर्युक्त सभी। आंसर, उपर्युक्त सभी। व्याख्या, महर्षि पतंजलि ने उपर्युक्त सभी आयुर्वेद, व्याकरण, योग, अनुशासन को योग शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है। अब अगला प्रश्न, भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में ध्यान दिया जाता है। आंसर, स्वदेशी खेलों को। ऑप्शन सी। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश काल में स्कूलों में स्वदेशी खेलों पर ध्यान दिया जाता है। अब अगला प्रश्न, मोटे व्यक्ति के आहार में निम्न में से होना चाहिए। आंसर, फल, सब्जियां, सलाद एवं तरल पदार्थ। ऑप्शन ए। व्याख्या, मोटे व्यक्ति के आहार में फल, सब्जियां, सलाद एवं तरल पदार्थ होना चाहिए। प्रश्न, योग दर्शन में चित्त की निम्न में से कितनी अवस्थाएं बताई गई हैं। आंसर, 5 अवस्था। व्याख्या, योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं। पहला है क्षिप्त, दूसरा मूढ़, तीसरा विक्षिप्त, चौथा एकाग्र, पांचवा है निरुद्ध बताई गई हैं। अब अगला प्रश्न, योगासनों का राजा कौन है। आंसर, शीर्षासन। ऑप्शन ए। व्याख्या, योग की दुनिया में शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसका नियमित अभ्यास आपको सिर से लेकर पैर तक फायदा पहुंचाता है। अब अगला प्रश्न, मोटापा खतरनाक है।
उच्च रक्तचाप के लिए, मधुमेह के लिए, आर्थराइटिस के लिए, उपर्युक्त सभी के लिए। आंसर उपर्युक्त सभी के लिए। व्याख्या उच्च रक्तचाप, मधुमेह, आर्थराइटिस आदि उपर्युक्त सभी के लिए मोटापा खतरनाक है। मोटापे का मतलब किसी दी गई ऊंचाई के लिए स्वस्थ वजन से अधिक वजन होना है। मोटापा एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा का संबंध है। आंसर स्वास्थ्य शिक्षा से। ऑप्शन बी। शारीरिक शिक्षा का संबंध स्वास्थ्य शिक्षा से है। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। स्वास्थ्य शारीरिक गतिविधियों पर निर्भर है। शारीरिक शिक्षा का कार्यक्षेत्र व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना है। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन का क्षेत्र है। मनोरंजन क्लब, सामाजिक संस्थाएं, शैक्षणिक संस्थाएं, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या उपर्युक्त सभी मनोरंजन के क्षेत्र में शामिल हैं। मनोरंजन मानवीय मन, मस्तिष्क और सभ्यता सामाजिक सरोकारों से संबंधित है। मनोरंजन मानवीय मूल्य, संस्कृति, संस्कारों से संबंधित एक कला है जो क्रीड़ा, संगीत, नृत्य, शिक्षा आदि से संबंधित है। अब अगला प्रश्न, आधुनिक समय में व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में शामिल गतिविधि है। एथलेटिक्स, जल क्रियाएँ, लोक नृत्य, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या आधुनिक समय में व्यक्ति तथा समूह को ध्यान में रखकर शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम में एथलेटिक्स, जल क्रियाएँ आदि उपर्युक्त सभी गतिविधियाँ शामिल हैं। आधुनिक काल में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के अंतर्गत व्यायाम, खेल कूद, मनोरंजन आदि विषय आते हैं। अब अगला प्रश्न, योगासन का मतलब क्या होता है। शक्ति, अवस्था, दृष्टि, दोनों ए और बी। आंसर दोनों ए और बी। व्याख्या योगासन का मतलब शक्ति और अवस्था होता है। योगासन शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है, युज और आसन। युज का अर्थ है एकजुट और आसन का अर्थ है शरीर की मुद्राएं। आपको बता दें कि आसन शब्द संस्कृत शब्द अस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बैठना। शारीरिक मुद्रा जो लंबे समय तक बनाए रखा जा सके उसे योगासन कहा जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्न में से मोटापे का क्या कारण है। वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, भोजन संबंधी आदतें, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या उपर्युक्त सभी वंशानुक्रम, कम शारीरिक परिश्रम, भोजन संबंधी आदतें मोटापे का कारण हो सकते हैं। यद्यपि मोटापा आमतौर पर बहुत अधिक खाने और बहुत कम चलने के कारण होता है। यदि आप उच्च मात्रा में ऊर्जा, विशेष रूप से वसा और शर्करा का उपभोग करते हैं, लेकिन व्यायाम और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से ऊर्जा को बर्बाद नहीं करते हैं, तो अधिशेष ऊर्जा का अधिकांश भाग शरीर द्वारा वसा के रूप में संग्रहित कर दिया जाता है। अगला प्रश्न, 1945 ईस्वी से पहले भारत में कितने शारीरिक शिक्षा संस्थान थे। आंसर 4 संस्थान। व्याख्या 1945 ईस्वी से पहले 4 शारीरिक शिक्षा संस्थान भारत में YMCA चेन्नई, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन हैदराबाद, क्रिश्चियन कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन लखनऊ और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन कांदीवली मुंबई में थे। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन का क्या अर्थ है। आंसर आनंद प्राप्त करना। व्याख्या मनोरंजन एक ऐसी क्रिया है जिसमें सम्मिलित होने वाले को आनंद आता है। यह मन को प्रसन्न करने की क्रिया या भाव है। अब अगला प्रश्न, राष्ट्रीय अनुशासन योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी। आंसर जनरल भोसले द्वारा। ऑप्शन ए। व्याख्या वर्ष 1954 ईस्वी में जनरल JK भोसले द्वारा राष्ट्र के मजबूत युवाओं का निर्माण करने के लिए राष्ट्रीय अनुशासन योजना शुरू की गई थी, जो आपातकाल के समय देश की रक्षा करने में सक्षम हो सके। अगला प्रश्न, किसी भी आसन के सबसे अंत में किया जाने वाला आसन है। आंसर शवासन। ऑप्शन बी। व्याख्या योगाभ्यास में सभी आसन करने के बाद शवासन करना चाहिए। थोड़ी देर लेटकर अपने शरीर को आराम की मुद्रा में छोड़ देना चाहिए। अब अगला प्रश्न, मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए क्या वर्जित है। आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, मिठाई, मक्खन, घी, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। व्याख्या
दैनिक गतिविधि और व्यायाम में जितना कैलोरी आप जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेने से दीर्घकालिक आधार पर मोटापे का कारण बन सकती है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, मिठाई, मक्खन, घी आदि उपर्युक्त सभी वर्जित हैं। अब अगला प्रश्न, घेरंड संहिता की रचना कब की गई थी? आंसर 17वीं शताब्दी में। ऑप्शन बी। घेरंड संहिता की रचना 17वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में की गई थी। हठ योग के तीनों ग्रंथों में यह सर्वाधिक विशाल एवं परिपूर्ण है। इसमें सप्तांग योग की व्यवहारिक शिक्षा दी गई है। घेरंड संहिता सबसे प्राचीन और प्रथम ग्रंथ है जिसमें योग की आसन मुद्रा, प्राणायाम, नेति, धौती आदि क्रियाओं का विशद वर्णन है। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन फुर्सत के समय में मानवीय हितों का विस्तार है, किसका कथन है? आंसर जेराल्ड बी रिटजेराल्ड का। ऑप्शन बी। व्याख्या, जेराल्ड बी रिटजेराल्ड ने कहा है कि मनोरंजन फुर्सत के समय में मानवीय हितों का विस्तार है। अब अगला प्रश्न, सन 1953 में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की थी। उस समय भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री कौन था? आंसर राजकुमारी अमृत कौर। व्याख्या, सन 1953 ईस्वी में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने खेलों के लिए एक कोचिंग स्कीम शुरू की थी। उस समय भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। वे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा सामाजिक कार्यकर्ता थी। वे देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी और 1957 तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रहीं। इसके अलावा उनके पास खेल और शहरी विकास मंत्रालय जैसे अहम विभाग भी थे। अब अगला प्रश्न, खड़े होकर कितने आसन किए जाते हैं? आंसर 15 आसन। ऑप्शन बी। व्याख्या, खड़े होकर 15 आसन किए जाते हैं। खड़े होकर किए जाने वाला आसन वे आसन हैं जिनकी शुरुआत व्यक्ति को अपने पैरों पर सीधे खड़े होने से होती है। वायुयानासन, रैकलट आसन, हस्त पदांग गुठासन, कोणासन, त्रिकोणासन, धुआसन, वात्यांसन, गरुड़ासन, फोफसिन, तड़ासन, कटचक्रासन, पादहस्तासन खड़े होकर किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न, मोटापे से बचने के लिए क्या छोड़ देना चाहिए? व्यायाम, तैलीय भोजन, रेशे युक्त भोज्य पदार्थ, उपर्युक्त सभी। आंसर तैलीय भोजन। दैनिक गतिविधि और व्यायाम में जितनी कैलोरी आप जलाते हैं उससे अधिक कैलोरी लेने से दीर्घकालिक आधार पर मोटापे का कारण बन सकती है। मोटापे से ग्रस्त व्यक्तियों को आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, केक, पेस्ट्री, मिठाई, मक्खन, घी, तैलीय भोजन आदि छोड़ देना चाहिए। अब अगला प्रश्न, मनोरंजन का क्या महत्व है? थकान दूर होती है, आत्मसंतोष प्राप्त होता है, मानसिक विकास होता है, उपर्युक्त सभी। आंसर उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी मनोरंजन के महत्व हैं। मनोरंजन हमें कुछ नया और किसी कार्य को पूरा करने में मदद करता है। मनोरंजन मानव जीवन का एक अभिन्न अंग है जो सत्वाना आनंद और रोज़मर्रा की परेशानी से मुक्ति प्रदान करता है। अब अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया था। आंसर 1950 ईस्वी में। शारीरिक शिक्षा और खेलों के विकास के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1950 ईस्वी में शारीरिक शिक्षा मनोरंजन के केंद्रीय परामर्श बोर्ड एवं 1954 ईस्वी में अखिल भारत खेल सलाहकार बोर्ड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है? आंसर भ्रामरी प्राणायाम। ऑप्शन ए। भ्रामरी प्राणायाम को करते समय व्यक्ति मधुमक्खी या भ्रमर की भांति गुंजन करता है। भ्रामरी प्राणायाम हिंदी शब्द भ्रामर से बना है जिसका अर्थ है भौंरा और प्राणायाम का अर्थ है श्वास तकनीकी है, इसलिए इसे मधुमक्खी श्वास भी कहा जा सकता है। भ्रामरी ध्यान के लिए एक प्रभावी प्राणायाम श्वास व्यायाम है। भ्रामरी प्राणायाम थकान और मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। अगला प्रश्न, एक 30 से 40 की उम्र के पुरुष का वजन कितना होना चाहिए? आंसर 59 से 75 किलो। ऑप्शन सी। लड़कों का 15 से 20 साल तक 40 से 50 किलो वजन होना चाहिए, जबकि लड़कियों को 45 किलो वजन होना चाहिए। 20 से 40 उम्र के पुरुष का वजन 60 से 70, जबकि महिला का वजन 50 से 60 किलो वजन होना चाहिए।
वहीं 30 से 40 की उम्र के पुरुष का 62 से 75 किलो, वहीं महिला का 60 से 65 किलो वजन होना चाहिए। अब अगला प्रश्न, योग कर्मफु कौफलम अर्थात कर्म करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। यह कथन किसका है? आंसर भगवान श्री कृष्ण का। योग कर्मफु कौशलम अर्थात कर्म करने में जो कुशलता है उसी का नाम योग है। यह कथन भगवान श्री कृष्ण का है। भगवद गीता अध्याय 2 के श्लोक 50 में भगवान कृष्ण अर्जुन से योग कर्मफु कौशलम के बारे में बात करते हैं कि योग कार्य में उत्कृष्टता है। कौशलम का अर्थ समर्पण भाव से और बिना आसक्ति के यानी बिना काम में व्यस्त हुए काम करना है। दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है। आंसर मनोरंजन। मनोरंजन दैनिक जिम्मेदारियों को वहन करने के लिए तरोताज़ा रखता है। अब अगला प्रश्न, आज़ादी के बाद कबड्डी के खेल को एशियाई खेलों में मान्यता मिली है। सन 1982 ईस्वी में कबड्डी ने 1982 ईस्वी में एक प्रदर्शनी खेल के रूप में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की थी और 1990 में चीन के बीजिंग में आयोजित एशियाई खेलों में कबड्डी की पूर्ण खेल के रूप में शुरुआत हुई। तब से इसे हर एशियाई खेल कार्यक्रम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न, भस्त्रिका का शाब्दिक अर्थ है। आंसर धौंकनी। ऑप्शन बी। भस्त्रिका शब्द का अर्थ धौंकनी है, अर्थात एक ऐसा प्राणायाम जिसमें तेज गति में धौंकते हुए शुद्ध वायु अंदर ली जाती है और अशुद्ध वायु बाहर फेंकते हैं। अब अगला प्रश्न, भूख को कम करते समय हार्मोन है। लेप्टिन, प्रतिरोधी, रिलैक्सिन, एड्रेनालिन। आंसर लेप्टिन। ऑप्शन ए। लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो वसा कोशिकाओं द्वारा बनाया जाता है जो भूख को कम करता है। लेप्टिन मुख्य रूप से एंट्रोफाइट्स में या वसा ऊतक और छोटी आंत से प्राप्त होता है। वह भूख को दबाकर ऊर्जा संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिसके परिणाम स्वरूप एडिपोसाइट्स में वसा द्रव्यमान कम हो जाता है। अब अगला प्रश्न, योग में कितनी शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है? 6 अवस्थाओं, 7 अवस्थाओं, 5 अवस्थाओं, 4 अवस्थाओं। आंसर 6 अवस्थाओं। व्याख्या, योग से शारीरिक अवस्थाओं का विकास होता है। योग शरीर और मन को एक साथ लाता है और यह 3 गति, श्वास और ध्यान मुख्य तत्वों से बना है। योग से कई शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य लाभ होते हैं, जिनमें बेहतर मुद्रा, लचीलापन, शक्ति, संतुलन और शरीर की जागरूकता शामिल है। अब अगला प्रश्न, खो खो खेल का जन्मदाता देश है। चीन, भारत, नेपाल, श्रीलंका। आंसर भारत। खो खो मैदानी खेलों में सबसे प्राचीनतम रूपों में से एक है, जिसका उद्भव प्रागैतिहासिक भारत में माना जा सकता है। मुख्य रूप से आत्मरक्षा, आक्रमण व प्रत्याक्रमण के कौशल को विकसित करने के लिए इसकी खोज हुई थी। खो खो को जन्म स्थान भारत के महाराष्ट्र क्षेत्र में पुणे में है। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्या है? शारीरिक विकास के लिए, संवेगात्मक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए, उपयुक्त सभी। आंसर उपयुक्त सभी। शारीरिक गतिविधियों में नियमित संलग्नता से मांसपेशियों की ताकत, सहनशक्ति, लचीलेपन और हृदय संबंधी फिटनेस विकसित करने में मदद मिलती है। यह स्वस्थ शरीर के वजन को बनाए रखने में सहायता करता है, मोटापे के जोखिम को कम करता है और कौशल एवं समन्वय को बढ़ाता है। अतः शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास, मानसिक विकास आदि उपयुक्त सभी के लिए है। अब अगला प्रश्न, नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है। आंसर सूर्यभेदी प्राणायाम में। ऑप्शन बी। सूर्यभेदी प्राणायाम में नज़ला, खांसी, दमा, हृदय और पाइल्स रोगों का अंत होता है। सूर्यभेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी उत्पन्न करता है और सूर्य नाड़ी अर्थात दाएं स्वर को सक्रिय करता है। अब अगला प्रश्न, यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदान वजन घटाने की औषधि की सिफारिश करता है तो आप सबसे अधिक वजन कम करने की आशा कब कर सकते हैं? प्रथम 6 माह में। ऑप्शन सी। यदि आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदान वजन घटाने की औषधि की सिफारिश करता है तो आप सबसे अधिक वजन कम करने की आशा प्रथम 6 माह में कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न,
सर्वश्रेष्ठ आसन किसे माना गया है? आंसर शीर्षासन को। ऑप्शन बी। व्याख्या: सर्वश्रेष्ठ आसन शीर्षासन माना गया है। यह एक उल्टा या गुरुत्वाकर्षण रोधी आसन है। शीर्षासन को अक्सर योग मुद्राओं का राजा कहा जाता है। आपको बता दें कि यह योग का सबसे उन्नत रूप है जिसमें सिर को स्थिर करना प्रमुख अंग है। अगला प्रश्न, खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल क्षेत्र में कितने खिलाड़ी होते हैं? आंसर 3 खिलाड़ी। व्याख्या: खो खो का खेल प्रारंभ होने पर खेल क्षेत्र में 3 खिलाड़ी होते हैं। खेल के दौरान पीछा करने वाली टीम, हमला करने वाली टीम के 9 खिलाड़ी मैदान पर होते हैं, जिनमें से 8 केंद्रीय लेन में बैठे झुककर होते हैं, जबकि बचाव करने वाली टीम के 3 धावक कोर्ट के चारों ओर दौड़ते हैं और छूने से बचने की कोशिश करते हैं। अब अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा मूलतः एक है। दार्शनिक धारणा, मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, सामाजिक गुण, उपर्युक्त सभी। आंसर मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति। ऑप्शन बी। शारीरिक शिक्षा मूलतः एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। शारीरिक गतिविधि अवसाद और चिंता के लक्षणों को कम करती है और सोचने, सीखने और निर्णय कौशल को बढ़ाती है। शारीरिक शिक्षा में खेल मनोविज्ञान की लोकप्रियता, उनके प्रदर्शन, मानसिक स्वास्थ्य और खेल संगठन के साथ संबंधों के संबंध में कई खेलों के मानसिक और भावनात्मक कल्याण का अध्ययन है। अगला प्रश्न, षड्मुखी मुद्रा किस प्राणायाम में पाई जाती है? आंसर मूर्छा प्राणायाम। व्याख्या: षड्मुखी मुद्रा मूर्छा प्राणायाम में पाई जाती है। षड्मुखी मुद्रा एक सरल लेकिन सूक्ष्म अभ्यास है जो चेहरे और आँखों को उज्ज्वल और पुनर्जीवित करता है और जागरूकता और ध्यान में वृद्धि की ओर ले जाने वाली संतुलन की स्थिति लाता है। षड्मुखी मुद्रा एक सरल योग मुद्रा है जो इंद्रियों को बाहर की ओर बंद करके चेतना को अंदर की ओर प्रवाहित करती है। अब अगला प्रश्न, कुछ विशेष हस्त मुद्राएं कितनी है? आंसर 10 मुद्राएं। ऑप्शन बी। 10 विशेष हस्त मुद्राएं जो योग और मेडिटेशन में मदद करती हैं। योग में विभिन्न प्रारूप, प्रकार और मुद्राएं शामिल हैं और हस्त मुद्रा में हाथ के इशारे प्रमुख भूमिका निभाते हैं। घेरंड में 25 और हठ योग प्रादीपिका में 10 मुद्राओं का उल्लेख मिलता है, लेकिन सभी योग के ग्रंथों की मुद्राओं को मिलाकर कुल 50 से 60 हस्त मुद्राएं हैं। खो खो में क्राफ लेने की लंबाई व चौड़ाई होती है। आंसर 23.5 मीटर गुणे 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी। खो खो में क्राफ लेने की लंबाई 23.5 मीटर व चौड़ाई 30 सेंटीमीटर होती है। 2 मुक्त क्षेत्रों के बीच के क्षेत्र को फिर 8 और लेन से विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्राफ लेने कहा जाता है, जिन्हें एक दूसरे से समान दूरी और एंड लाइन्स के समांतर खींचा जाता है। क्राफ लेन 30 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। अब अगला प्रश्न, उज्जाई प्राणायाम किया जाता है लेटकर, बैठकर, दोनों ए और बी, खड़े होकर। आंसर दोनों ए और बी। ऑप्शन सी। उज्जाई प्राणायाम लेटकर और बैठकर किया जाता है। उज्जाई प्राणायाम एक सांस लेने की तकनीक है जिसे सागर सांस या विजयी सांस के रूप में जाना जाता है। अब अगला प्रश्न, गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है। यह कथन किसका है? जेड टील का। ऑप्शन सी। गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक है। यह कथन जेड टील का है। अगला प्रश्न, शिक्षा और शारीरिक शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? आंसर 4 भागों में। शारीरिक शिक्षा एवं शिक्षा के दृष्टिकोण से यूनान के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब अगला प्रश्न, सगुण ध्यान के रूप है पादस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। आंसर दोनों ए और बी। दोनों ए और बी सगुण ध्यान के रूप हैं। सगुण ध्यान गहन चिंतनशील अभ्यास का एक रूप है जिसमें योगी किसी बोधगम्य चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। आपको बता दें कि योग अभ्यास के दौरान सगुण ध्यान में एक सामान्य ध्यान सांस पर होता है, लेकिन ध्यान एक मंत्र, ध्वनि, प्रकाश बिंदु या मंडल जैसी छवि पर भी हो सकता है। इस अर्थ में केंद्र बिंदु को दृष्टि कहा जाता है। अब अगला प्रश्न, भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा शारीरिक विकास को मान्यता दी गई है सन 1882 ईस्वी में।
भारतीय शिक्षा आयोग द्वारा 1882 ईस्वी में शारीरिक विकास को मान्यता दी गई है। अब अगला प्रश्न, ध्यानम निर्विषयम मनः का अर्थ क्या है? आंसर, मन का निर्विषय होना ही ध्यान है। ऑप्शन ए। पतंजलि योग सूत्र में ध्यान को ध्यानः निर्विषय मनः परिभाषित किया गया है। जब मन निर्विषय हो जाता है या इंद्रिय विषयों और उनके आनंद के बारे में सोचने से मुक्त हो जाता है तो यह ध्यान है। मन की वह अवस्था जिसमें कोई विषय या कामुक विचार नहीं होते वह ध्यान है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम कौन से है? आंसर, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। ऑप्शन डी। व्याख्या, यम का अर्थ संयम है जो 5 प्रकार का माना जाता है। ये अहिंसा, सत्य, आस्तेय अर्थात चोरी न करना अर्थात दूसरे के द्रव्य के लिए स्पृहा न रखना, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह हैं। धन्यवाद। गायत्री अकादमी आप सभी को व्याख्यान देखने के लिए आभार। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।